जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। आज चलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, जिसे कहते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है ना। तो इसके पीछे कहानी है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक एक हो रही थी स्टॉकहोम, जो स्वीडन में है, तो ये स्टॉकहोम में एक बैठक हो रही थी 1972 ईस्वी में। तो उस बैठक में क्या था कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधि गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर पर्यावरण संबंधी बहुत सारी समस्याओं पर चर्चा हुई थी। पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, पर्यावरण का जो ये प्रतिदिन जो विनाश हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो पर्यावरण के से संबंधित, जैव विविधता से संबंधित और सब जो समस्याएं थी, उन सब समस्याओं पर बहुत डिटेल से चर्चा हुई। और अंत में बैठक के बाद यह निर्णय हुआ कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक ऐसा विभाग बनाया जाए जो सिर्फ पर्यावरण को देखे। और उस समय स्थापना की गई थी यूनेप की, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी है कहीं पे, यूनेप का चर्चा किया है यहाँ पे। यूनेप, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो इसका हुआ था गठन। और दूसरा निर्णय हुआ था कि 1974 ईस्वी से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो उस हिस्से में, उस कार्यक्रम में शरीक हुई थी, भारत का प्रतिनिधित्व की थी, और स्थापना काल से ही यूनेप का भी भारत सदस्य रहा है। तो देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। और जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत यूनेप का सदस्य देश कब बना। तो यूनेप की स्थापना जो है, पहला नंबर तो क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सा शाखा पर्यावरण संबंधी मामलों को देखता है, या पर्यावरण संबंधी मामलों की कार्यनीति कौन बनाता है। तो यूनेप बनाता है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, इससे पूछेगा। भारत कब इसका सदस्य देश बना। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वनडे एग्ज़ाम में या बोर्ड का एग्ज़ाम में कहीं कहीं पूछा जाता है, तो आप इसको भी देखते चलेंगे। तो उसमें जो है निर्णय हुआ था, 2 निर्णय हुआ था। पहला निर्णय हुआ था कि यूनेप की स्थापना करना है, और दूसरा निर्णय हुआ था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना है। तो ये 1974 ईस्वी से रेगुलर मनाया जाता है, ठीक है, जो इसको यहाँ पे हमने लिखा है। तो इस बार का जो थीम है, तो होता है कि एक फोकल थीम होता है, एक जो जिसके इर्द गिर्द ही पूरा कार्यनीति तैयार होता है। सालों भर उसके इर्द गिर्द ही कार्यक्रम होते हैं, जो एक्शन प्लान होता है वो सब तैयार किया जाता है, हमको क्या बनाना है, कार्य योजना तैयार किया जाता है। तो इस बार का जो थीम है वो है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो वो होता है पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली। तो पारिस्थितिक तो सब तंत्र तो समझते हैं, इकोसिस्टम तो समझते हैं, जो शब्द किसने दिया था, टेंसले ने 1935 ईस्वी में। तो ये क्या होता है इकोसिस्टम की, जैसे मान लिया जाए, जैसे पर्यावरण को पहले समझ लीजिए एक एक करके। अगर एक एक करके शब्द को समझ लेंगे तो फिर आगे का मैटर समझने में आसान होगा। तो पर्यावरण को समझिए कि कोई भी जीव है, मान लीजिए कि हम मनुष्य का ही उदाहरण के रूप में लें, तो परिजोड़ आवरण, पर्यावरण जो होता है परिजोड़ आवरण। तो परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब घेरा। तो ये व्यक्ति है तो इसके चारों ओर घेरा है। किस चीज़ का घेरा है, अगर हम ले तो चारों ओर किस चीज़ का घेरा है, हवा का घेरा है। उसके बाद क्या है, हवा का घेरा मतलब वायुमंडल। उसके बाद क्या है, हम जहाँ पर खड़े हैं, या तो पहाड़ पर खड़े हैं या फिर मिट्टी में खड़े हैं, है ना, तो इसका मतलब स्थल मंडल का है। फिर अगल बगल में क्या है, तालाब है, पोखर है, नदी है, झील है, कुछ भी है, समुद्र है, तो जल मंडल है। तो जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल का ही घेरा है, जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक है। दोनों के बीच में क्या होता है, आपस में अंतर संबंध है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है, जिसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ शब्द को समझने के लिए हमने यहाँ पे बोला। तो पर्यावरण है जो कोई भी जीव है उसके चारों ओर जो घेरा है उसी का अध्ययन करते हैं, है ना। तो इस बार है रीस्टोरेशन। इसको समझिए कि आखिर ये थीम क्यों रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार 2021 का थीम इकोसिस्टम रीस्टोरेशन क्यों रखा। तो रीस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्बहाली। इसका मतलब है कि पहले अच्छा था, बीच में खराब हो गया, अब फिर उसको अच्छा करना। पुनर्बहाली का मतलब क्या है, बहाली मतलब पहले जो बहाल था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ, कहीं ना कहीं नष्ट हुआ, फिर उसको बहाल करना है।
तो पहले जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, इंग्लैंड में जानते हैं औद्योगिक क्रांति हुई, तो उससे पहले का जो पूरा दुनिया था बहुत अच्छा था। हर जगह पेड़ पौधे, नदी का पानी इतना साफ था कि लोग नदी के पानी को पीते थे, नदी के पानी से खाना बनाया जाता था, है ना। लेकिन अभी देखिए प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि नदी के पानी पीना तो दूर, लोग स्नान करने से भी कतराते हैं। मालूम चलता है चर्म रोग हो गया है ना। तो जल प्रदूषण हो गया। शहर का जितना भी कचरा है, शहर का जितना नाला का गंदगी है, डायरेक्ट नदी में भेज दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। मवेशी को स्नान कराया जाता है, लाशों को दाह संस्कार कराया जाता है। मतलब तरह तरह से कीटनाशकों के छिड़काव से, मतलब तरह तरह से जल को प्रदूषित किया जा रहा है, हवा को प्रदूषित किया जा रहा है, वाहनों के द्वारा हो, चाहे कोई जीवाश्म ईंधन को जलाने से हो या मोटर व्हीकल ये सब के द्वारा हो, जैसे भी हो। तो इसको क्या है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी का प्रदूषित हो रहा है, मतलब कहीं कुछ बचा नहीं है। इसके अलावा जो मिट्टी को अगर देखें तो मिट्टी में ज़्यादातर क्या रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है अधिक से अधिक पैदावार करने के लिए। तो मिट्टी के अंदर जो पहले से जो बायोम था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अपना एक इकोसिस्टम था, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जो इको फ्रेंडली था, जो हमारे लिए बहुत अच्छा था, वो मर रहा है सूक्ष्म जीव। तो उसके कारण जो फसल तैयार हो रहा है वो हानिकारक हो रहा है, फसल का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। तो कह रहा है कि पुनर्बहाली करना है, जो पहले था उसको स्टोर करना है। पहले जंगल था, आप मान लीजिए कि एक जंगल है, आप सोचिए कि एक जंगल की कल्पना कीजिए कि यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे जंगल है तो स्वाभाविक है कि पेड़ पौधे होंगे। इस पेड़ पौधे को खाने के लिए हिरन होगा, हिरन को खाने के लिए फिर क्या होगा, आप फूड चेन फूड वेब में पढ़े होंगे, जानते होंगे, पहले से मालूम होगा कि एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है आहार श्रृंखला में, है ना। उत्पादक से लेकर प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक पर आश्रित होता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाता, इसी तरह से टॉप कंज्यूमर तक जाता है, सर्वोच्च उपभोक्ता तक जाता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर पशु पक्षी घास को खाता होगा तो फिर उसको भी तो मांसाहारी जीव खाता था। इस तरह से पूरा सिस्टम बैलेंस रहता था। अभी क्या हुआ कि इस पेड़ को काट दिए। पेड़ को क्यों काटे, पेड़ काटने का बहुत सारा कारण है। मनुष्य अपनी लालच के कारण पेड़ को काट रहा है, पेड़ को काट के शहर बसा रहा है, पेड़ को काट कर अपना फर्नीचर बना रहा है, पेड़ को काट के क्या कर रहा है, अन्य कामों में लगा रहा है ना, यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहा है। तो जब आप जंगल को काटेंगे तो सबसे पहला बात है कि जो पेड़ जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए तो वातावरण से CO2 को एब्जॉर्ब करता था, CO2 को ग्रहण करता था। तो वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा वातावरण का। दूसरी बात है कि जो प्राण वायु हमें मिलता है, कोरोना काल में तो पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। हर जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर की हाहाकार मची रहती है ना। ऑक्सीजन के बिना कईयों की जान चली गई और हम लोग पेड़ काट रहे हैं, भला ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो ये जो पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन हमें मुफ्त में देता है, जब हम पेड़ ही काट देंगे फिर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। उसके बाद ये जो जल चक्र चलता था, पानी को एब्जॉर्ब करता था जड़ से, फिर वो वाष्पीकरण के द्वारा ये क्या कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस होता था, प्रकाश संश्लेषण, उसमें वातावरण में छोड़ता था, वातावरण में छोड़ा, फिर बादल बना, फिर संघनन हुआ, फिर बादल से वर्षा हुआ, फिर वर्षा का पानी फिर वाष्पीकरण के द्वारा फिर वातावरण हो गया। तो ये सब जो क्रिया होती थी जल चक्र की, वो प्रभावित हो रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। जो मिट्टी उपजाऊ था, जहाँ पे खेती होती थी, वो रेगिस्तान में तब्दील हो रही है। तो ये सब बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। और जंगलों की कटाई के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं और बहुत सारे हो भी चुके हैं। बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो इस तरह से मानव क्या किया कि अपनी ज़्यादा होशियारी के कारण अपनी ही दुर्गति कर बैठा, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो कह रहा है कि हमें पुनर्बहाली करना है। जो ऐसा वातावरण पहले था, जैसा इन्वायरमेंट पहले था, जैसा पर्यावरण पहले था, हमें उससे वैसा पर्यावरण चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने जीवन शैली में बदलाव करना होगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले तो देखिए कि हम लोगों ने जो अपनी गलती की, अपनी होशियारी के कारण, ज़्यादा विकास के कारण लगा कि हम शायद तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वो तरक्की नहीं है। क्योंकि आप अगर विकास समझते हैं, मन में एक सवाल आता है, कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा
कि अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो फिर घर कैसे बनेगा, सड़क कैसे बनेगा, रेलवे ट्रैक कैसे बिछेगा, फैक्ट्री कैसे लगेगी। अगर ये सब नहीं होगा फिर तरक्की नहीं होगा, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, हम लोग खाएंगे क्या, जनसंख्या बढ़ रहा है। तो ये सब पूछना वाजिब है और ऐसे मन में शंका होना वाजिब सी बात है। लेकिन विकास का मतलब ये नहीं होता कि हम प्रकृति को बर्बाद कर दें। विकास का मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का आप उतना ही उपयोग करें जितना आपके लिए आवश्यक है, और उतना ही आप दोहन करें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। ऐसा नहीं है कि आने वाला पीढ़ी पूरा क्राइसिस में चले जाए। आने वाली पीढ़ी जो हमारा फ्यूचर है, मतलब बेटा पोता परपोता जो होगा, नाती पोता के लिए कुछ बचा ही नहीं रहे, तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। हम सारा पेड़ काट कर रख दिए, सारा पेड़ काट के रख दिए, वातावरण का तापमान इतना बढ़ गया कि मालूम चल रहा है कि मेरा नाती पोता को सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पे बांध के चलना पड़ रहा है। तो ऐसा हमको विकास नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब धारणीय विकास चाहिए। मतलब जो वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करते हुए आने वाले भविष्य के लिए भी संसाधन बचा के रखे, वैसा विकास चाहिए। लेकिन लोगों ने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की, अंधाधुंध जीव जंतुओं का ह्रास किया, अपनी लालच के कारण इस प्रकृति को बर्बाद कर दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार का जो थीम रखा है वो रखा है कि इकोसिस्टम रीस्टोर करना है। जो पहले था उसी को पुनर्बहाल करना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 से लेकर 30 तक, मतलब 10 साल जो है, तो इस दशक मना रहा है किसका, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन का। जो इस बार का थीम है पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली, ये 10 साल का कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इस बार तो एक फोकल थीम दिया गया है इस इकोसिस्टम, ये विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति प्रकृति के साथ पूरी मिली हुई थी। प्रकृति के हम लोग सानिध्य में रचते बसते थे। हमारे ऋषि महर्षि जो मुनि थे वो प्रकृति की गोद में रहा करते थे। इसलिए कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, मतलब इस पृथ्वी को माता कहा गया है। माता भूमि, ये भूमि क्या है, माता, ये धरती माता है। और पुत्रो अहम पृथिव्या, और हम लोग क्या है, इस पृथ्वी के पुत्र हैं। तो ये माता और संतान का संबंध है। हम लोग माँ की तरह पृथ्वी को पूजते हैं, धरती को माँ कहते हैं, और इसी तरह से हम लोग धरती की सेवा करते हैं। तो हम प्रकृति की सेवा करते हैं। अगर आप अपने घर के पर्व त्योहारों को देखें तो मालूम चलेगा हर पर्व त्यौहार में प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति से जो फल मिलता है या पेड़ पौधा है उसके संरक्षण के बारे में बताया जाता है। अभी 10 जून को वट सावित्री की पूजा होगी। उसमें क्या होगा, बरगद के पेड़ की पूजा होगी। आप तुलसी का पूजा करते हैं, नीम का, ये पीपल की पूजा करते हैं, केला का पूजा करते हैं, केला के पौधा का करते हैं। ये सब क्या है, प्रकृति की उपासना हम लोग करते हैं। तो ये हमारी प्राचीन धरोहर है। तो यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है, हमने इसको समझने के लिए, चूँकि ये मैटर इतना बड़ा है कि अगर इसको कई घंटों तक लेक्चर दिया जाए फिर भी ये कम नहीं, मतलब समाप्त नहीं होगा। तो इसको आधा घंटा में ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया है कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप तैयार किया है, ताकि आप मोटा मोटी ये समझ सकें कि हमारी जो गलत आदत है, हम अपने सोच के कारण, हम अपने गलत डिसीजन के कारण अपने आप प्रकृति को कैसे ख़राब कर दिया, पर्यावरण को कैसे नष्ट पहुंचाया है, उसके कारण हमें क्या भुगतना पड़ रहा है और उसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो संक्षेप में हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, वर्तमान तो इसका उद्देश्य क्या है ये दिवस मनाने का, कि पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति सामान्य लोगों को जागृत करना। जब तक सामान्य लोग जागृत नहीं होंगे, मतलब एक लोग जब तक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जागृत नहीं होंगे, पेड़ पौधों को जब तक नहीं बचाएंगे, तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा। कुछ लोग पेड़ लगा दे, कुछ लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाए पेड़ लगा दे, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप अगर पौधारोपण किए, आज देखेंगे कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर बहुत लोग पौधा लगाते हैं, मालूम चलता है कुछ दिन के बाद वो पौधा सूख जाता है। तो पौधा लगाइए तो कम से कम 3 साल तक पौधा की सेवा कीजिए, तभी तो वो पौधा ऊपर ग्रो हो पाएगा। और पौधा जब ग्रो नहीं होगा, पौधा जब विकास नहीं करेगा, तो फिर लगाने से क्या होगा। तो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए मत कीजिए, बल्कि आप दिल से जुड़िए, पौधारोपण कीजिए, दिल से कीजिए, तभी जाकर पर्यावरण हमारा संतुलित रहेगा, हम लोग का वातावरण स्वच्छ रहेगा और शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है वर्तमान स्थिति में। देखिए, नेशनल हेल्थ पोर्टल, ये एक सर्वे किया,
तो इसके अनुसार क्या है, भारत में प्रदूषण से प्रतिवर्ष 34% लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आप समझिए कि प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है। 34% लोग सिर्फ प्रदूषण के कारण मर रहे हैं, और उसमें वायु प्रदूषण का योगदान 70 लाख प्रतिवर्ष है। मतलब भारत में जितने लोग मर रहे हैं उसमें 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। मतलब वायु प्रदूषण से क्या हो रहा है, सांस ले रहे हैं, जहरीली गैस सांस ले रहे हैं। जहरीली गैस सांस लेने से आपका जो श्वसन तंत्र है वो खराब हो रहा है, फेफड़ा खराब हो रहा है, फेफड़ा खराब हो रहा है, आप मर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ये सब आंकड़ा है। उसी ढंग से 2021 का ये आंकड़ा है, ये यूनेप संयुक्त राष्ट्र संघ का ही, अभी जैसे बताए थे, यूनेप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये तीनों ने मिलकर एक सर्वे किया है, एक अपना रिसर्च किया है। इसने कहा कि विश्व में जो पर्यावरण संरक्षण पर जो खर्च हो रहा है प्रतिवर्ष, उसका आकलन दिया है कि ये पर्यावरण को हम पहले क्या किए, पर्यावरण जो अच्छा था उसको पहले हमने ख़राब किया, पेड़ काटा, वायु प्रदूषण फैलाया, जल प्रदूषण फैलाया, ध्वनि प्रदूषण फैलाया, रेडिएशन पॉल्यूशन फैलाया, मतलब तरह तरह से पहले ख़राब किया। फिर उसको सुधारने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुधर रहा है। तो अगर देखा जाए तो 2020 में इस पे खर्चा हुआ है 133 बिलियन डॉलर, जो पूरे दुनिया का अगर जीडीपी का यह 0.10% है। 2030 में कर रहा है ये खर्च बढ़कर हो जाएगा 399 बिलियन डॉलर, और 2050 में ये हो जाएगा 536 बिलियन डॉलर। तो समझिए हम अपना कितना ज़्यादा रुपया इस पर्यावरण को बचाने में खर्चा कर रहे हैं, और ये खर्चा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने ही इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे एक तीसरा आंकड़ा हमने यहाँ पे लिखा है, ये माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना ही है। माउंट एवरेस्ट पे क्या है कि यहाँ पे बर्फ़ है, ग्लेशियर है, बड़ा बड़ा बर्फ़ का चट्टान है। अब क्या है कि घर में कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, पेट्रोल डीजल जल रहा है, तो वो सब का जो कार्बन है वो वातावरण में मिल रहा है, इस पर्यावरण में पूरा मिल रहा है, हवा में मिल रहा है। अब वो क्या है कि कार्बन का छोटा छोटा टुकड़ा, नैनो पार्टिकल्स, इस बर्फ़ के ऊपर जाकर जम रहा है, जिसको ब्लैक कार्बन कहते हैं, ब्लैक कार्बन। अब ये ब्लैक कार्बन क्या है, तो ये तो ब्लैक है, तो ब्लैक होने के कारण क्या होगा, सूर्य से जो भी प्रकाश की किरण आएगी उसको ये अवशोषित करेगा। काला वस्तु जो होता है वो क्या होता है, हीट का एब्जॉर्बर होता है। जो भी काला होगा वो क्या करेगा, हीट को अपनी ओर सोखेगा, अवशोषित करेगा। जबकि ये जो ग्लेशियर था वो बर्फ़ पहले वाइट था, उजला था, तो सफ़ेद सारे प्रकाश को परावर्तित करता था। लेकिन ये काला होने के कारण क्या हुआ, ब्लैक कार्बन इसको अवशोषित करते गया। अवशोषित जब करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, है ना। जब हीट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा है कि कार्बन का जो स्रोत था, कार्बन युक्त ईंधन, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब के जलने से, और इसके कारण तापीय ऊर्जा और प्रकाश के परावर्तन कम होगा। कम होने से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, और ये इतना पिघलेगा कि ये अनुमान है, एक शोध में यह पाया गया है कि 2050 तक, वर्ष 2050 तक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 39 से 52% कम हो जाएगा। अभी कितना ऊंचाई है, 8848 मीटर, इतना 8848 मीटर ऊंचा है। कह रहा है लगभग 39 से 52% कम हो जाएगा, मतलब ग्लेशियर पिघल कर नीचे आ जाएगा। अब सोचिए कि कितनी बड़ी कैसी परिस्थिति होगी वो, जब पूरा ग्लेशियर पिघल कर पृथ्वी पर आएगा, जब धरती पे आएगा, सतह पे आएगा, तो नदी में क्या होगा, पानी बढ़ेगा। नदी में जब पानी बढ़ेगा तो वो पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। समुद्र में जब जाएगा तो समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे जो भी देश बसा है, जो भी टापू है, वो सब जलमग्न हो जाएगा, वहाँ के लोग डूब जाएंगे। कितनी बड़ी क्षति होगी। जो समुद्र का जो तटीय एरिया है, समुद्र का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जो इकोसिस्टम है, वहाँ पर जो जैव विविधता है, सब खत्म हो जाएगा, मानव खत्म हो जाएगा। कलकत्ता शहर है, उसमें पानी घुस जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, श्रीलंका है, उधर ये सब का जो तटीय इलाका है, लक्षद्वीप है, गुजरात का क्षेत्र है, सब जगह पानी आ जाएगा, क्योंकि सी लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा। ये ग्लेशियर के पिघलने से होगा, और ये ऐसा हो रहा है।
तो हमें क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि वातावरण का तापमान नहीं बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो और यह मेंटेन रहे, तो हमें क्या करना होगा कि अपने इकोसिस्टम को रीस्टोर करना होगा, पुनर्बहाल करना होगा जैसा पहले था, जैसा हमारे पुरखों ने हमें दिया था, हमें वैसे ही पर्यावरण की ज़रूरत है ना। और उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा हम आगे चर्चा करेंगे। एक और आंकड़ा पर चलिए गौर करते हैं कि ये आंकड़ा क्या बताता है कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। देखिए, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि मनुष्य भर दिन में या प्रतिदिन निकालिए, प्रति मंथ इसको निकाला जाता है, प्रति वर्ष आप जैसे निकालना चाहें, तो मनुष्य के द्वारा कितना कार्बन उत्सर्जित हो रहा है इस वातावरण में। एक तरह से कहें तो आप कितना प्रदूषण फैला रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। जैसे सबसे इसका प्रमुख कारण है भोजन और बिजली की खपत। अब बिजली को उत्पादित करने के लिए क्या हो रहा है, कोयला को जलाया जा रहा है। जब कोयला जलेगा तो फिर क्या होगा, कोयला से धुआं निकला तो वातावरण में कार्बन गया, है ना। तो बिजली के उत्पादन में आप लोग अपने घर का भी निकाल सकते हैं कि आप ईंधन के रूप में कितना कार्बन निकाल रहे हैं। आप जो है गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, उसमें कितना डीजल कितना पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, उससे कितना कार्बन निकल रहा है। तो उसका फार्मूला है, उसके द्वारा आप अपना भी कार्बन फुटप्रिंट निकाल सकते हैं कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हम कितना कार्बन इस वातावरण को उत्सर्जित कर रहे हैं और उस कार्बन को अवशोषित करने के लिए हमने कितना पेड़ लगाया। आप खुद गणना कीजिए, पता चलेगा कि जिस वातावरण से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उतना भी आप इस वातावरण को आप पेड़ नहीं दे रहे हैं। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम 14 फलदार पेड़ लगाए तो जो 14 फलदार पेड़ जितना ऑक्सीजन देगा उतना एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सांस लेता है, उतने ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो कम से कम 14-15 पेड़ तो लगाए ही। अगर आप 14-15 पेड़ भी अगर जीवन काल में लगाते हैं तो सोचिए आप ऋण उतार दिए सिर्फ अपना, है ना। ये एक औसत आंकड़ा है। तो कह रहा है कि ये जो एक है नेशनल सैंपल सर्वे एजेंसी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखिए एक सर्वे किया और ये कहा कि भारत में जब अमीर और गरीब दो निर्धन वर्गों के बीच में जब सर्वे किया तो मालूम चला कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो निर्धन लोगों की अपेक्षा 7 गुना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल वैसा है। उनके घर में एसी चलता है, उनके घर में पंखा चलता है, उनके घर में कार है, उनके घर में व्हीकल्स है, तो वो 7 गुना ज़्यादा क्या करता है, कार्बन का उत्सर्जन करता है। अगर प्रत्येक भारतीय का गणना करें तो प्रत्येक भारतीय प्रतिदिन ये प्रति वर्ष आधा टन और अमीर भारतीय है वो 1.3 टन कार्बन को इस वातावरण में छोड़ रहा है। समझ लीजिए कितना योगदान है इस वातावरण को नुकसान पहुंचाने में। और आप वातावरण को सुरक्षित करने के लिए, वातावरण को संरक्षित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को देखें। आपका क्या कर्तव्य है और आपने अभी तक क्या किया है, तब समझ में आएगा जो हम वातावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हैं और हम वातावरण को कितना सुरक्षित रख रहे हैं। खुद से आप जज कीजिए। यहाँ पे हमने एक और आंकड़ा को लिया है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, ये 2019 का है, लेटेस्ट आंकड़ा है। चूँकि 2-2 साल पर ये आंकड़ा जारी होता है, तो ये 2019 का आंकड़ा है। ये भारतीय वन सर्वेक्षण FSI जो जारी किया है। तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार जो है 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। कोई भी देश है उसका 33% भूभाग पर जंगल होना चाहिए, तभी जाकर वातावरण क्या होता है, सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर भारत की स्थिति देखें तो ये कह रहा है कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार कुल भूमि 24 मतलब 24.56% भूभाग पर ही मात्र जंगल है। तो होना चाहिए था 33%, है कितना, 24.56। देखिए कितना कम है, मतलब लगभग 9% है ना, कम है। अगर राज्य में देखें तो सबसे ज़्यादा जंगल का प्रतिशत राज्य में आंध्र प्रदेश में है 17.27%, और सबसे कम है हरियाणा में 3.59%, जबकि यहाँ भी होना चाहिए था 33%, लेकिन है कितना, 17.27% जंगल है, वन है। हरियाणा में 3.59, तो और स्थिति इसका खस्ता हाल। और बिहार की स्थिति है 7.75%। तो इसको कहीं से भी उचित नहीं कर सकते हैं, जितना होना चाहिए वैसा नहीं है। तो ये वर्तमान स्थिति को हमने इसलिए दिखाया ताकि पता चले कि हम लोगों ने
क्या क्या यहाँ पे कर चुके हैं, हम लोगों के द्वारा क्या क्या गलती हो चुकी है और हमारा वातावरण कैसा है और इसको संरक्षित करने के लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है कि हमें कुछ आदतों में सुधार करके, कुछ स्टेप्स को अपना करके पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण में हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं उसको अच्छा करने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ब्लूप्रिंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा तैयार हुआ है और उसका नाम है मेकिंग पीस विद नेचर, उस रिपोर्ट का नाम है। तो इसने क्या किया, 3 आपातकालीन स्थिति से निपटने का सुझाव दिया है। पहला है जलवायु पर संकट, दूसरा है जैव विविधता में ह्रास और तीसरा है पॉल्यूशन। ये तीनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस तीनों को हम अलग नहीं कर सकते, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और तीनों से निपटने के लिए क्या है, कुछ इसने एक रोड मैप तैयार किया है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसको नाम दिया है मेकिंग पीस विद नेचर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है कि लक्ष्य है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करें और 2050 तक इस जो पूरी तरह से इसको शून्य कर देना है। इसके बाद क्या है कि हम अपनी आदत में भी बदलाव करके क्या कर सकते हैं कि इस वातावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 4R का मतलब क्या है कि एक R का मतलब रिड्यूस, दूसरे का रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। रिड्यूस का मतलब अगर मान लीजिए कि आप एक महीना में 50 प्लास्टिक के सामानों का उपयोग करते हैं, आप सोचिए कि कहीं ऐसा हो अगर हम अपनी आदत में सुधार लाकर 50 की जगह 30 प्लास्टिक का उपयोग करें। मतलब क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम से कम उपयोग करना है, मतलब कम उपयोग करके ज़्यादा काम करना है। पहले रिड्यूस करना है, उसके बाद रीयूज करना है, एक ही चीज़ का बार बार उपयोग करना है। जैसे आप कपड़ा खरीदने के लिए आपको मोटा पॉलीथीन दिया, तो मोटा पॉलीथीन दिया तो आप कपड़ा खरीद के पॉलीथीन को फेंके नहीं, बल्कि उस पॉलीथीन का उपयोग फिर अन्य कामों में हो सकता है, तो उसका रीयूज करें। एक ही सामान का बार बार उपयोग करें, हर बार आप नया पॉलीथीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या पर्यावरण को जो भी प्रदूषित कर रही है सामान, उसका रीयूज करें। उसके बाद रिसाइकिल, जो रिसाइकिल होने वाला चीज़ है उसको कबाड़ी में बेच दें। कबाड़ी में जाने के बाद क्या होगा, फिर फैक्ट्री में उसको गला पचा के उसको फिर से रिसाइकिल करके वो प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे लोहा का सामान है, प्लास्टिक है, एल्युमिनियम का है, क्या करता है, जो भी टूटा फूटा है उसको हम लोग फिर कबाड़ी में दे दें। उसको ऐसे मिट्टी में मत फेंकें, मिट्टी में फेंकने पे वो गलेगा पचेगा नहीं, बल्कि और मिट्टी को प्रदूषित करेगा, है ना। तो उसको अगर हम कबाड़ी में दे देंगे तो फिर क्या होगा कि फैक्ट्री में जाएगा, उसको तोड़ के उसको गला के फिर वो सामान नया बन जाएगा। तो उसको क्या हुआ, रिसाइकिल और रिकवर करना है। ये कहता है 4R तकनीक को अपनाना है। दूसरा है कि जो इस बार का जो थीम है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दशकीय जो एक थीम रखा गया है 2021 से 30 के लिए, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है, 3R तकनीक को अपनाना है। 3R का मतलब, एक R का मतलब हुआ रिक्लेमेशन, दूसरे R का मतलब रीवेजिनेशन, तीसरे R का मतलब रिहेबिलेशन। मतलब पहले सुधार लाइए, फिर वन को रोपिए, पुनर्वास कीजिए, है ना। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं, कई ऐसी गतिविधियां हैं जिसके द्वारा पर्यावरण में हम अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, विद्यालय में जैसे अभी है इको क्लब की स्थापना की गई है। अब इको क्लब की स्थापना की गई है मतलब कि विद्यालय स्तर पर जो बच्चे हैं, जो माध्यमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं, अगर उसको पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाए, पर्यावरण की महत्ता को बताया जाए, एक जीव जंतु के बारे में, पेड़ पौधों की महत्ता के बारे में, इस प्रकृति की महत्ता के बारे में, जल, हवा, मिट्टी, हर चीज़ के बारे में उसे बताया जाए, उसे जागरूक किया जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आगे चलकर एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा और वो पर्यावरण के प्रति क्या होगा, ज़्यादा जवाबदेह होगा, ज़्यादा सतर्क होगा और उसकी जिम्मेदारी नैतिक रूप से भी ज़्यादा प्रभावशाली होगी। तो विद्यालय में क्या है कि एक इको क्लब की स्थापना की गई है। इसके लिए एक नोडल टीचर होते हैं और वो विभिन्न गतिविधियों के द्वारा बच्चों में पर्यावरण के प्रति वो जागरूकता पैदा करते हैं और वो पर्यावरण के प्रति लगाव पैदा करते हैं। दूसरा है, तो इससे क्या होगा कि लोग जागरूक होंगे, है ना, और पर्यावरण को वो अपने से दूर नहीं बल्कि पर्यावरण का ही अपना खुद का हिस्सा मानकर वो काम करेंगे। दूसरा है कि प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना करना, ये अभी चल रहा है।
कहने का मतलब है कि जो म्यूजियम है, म्यूजियम में जो नेचुरल हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री का भी एक स्पेस हो वहाँ पर रखा जाए, ताकि लोग जो वहाँ पे घूमने के लिए जाएं वो उससे कुछ सीखें और पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बढ़े, उसके प्रति उनका जुड़ाव बढ़ सके। उसके बाद है कि पर्यावरणीय अनुकूल जीवन शैली को अपनाना। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। सिर्फ 5 जून को एक पौधा लगाकर फ़ोटो खिंचवा लेने से पर्यावरण, ये विश्व पर्यावरण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, है ना। तो हमें अपनी जीवन शैली को अपनाना है। आप जीवन शैली को आप सोचिए कि सोकर उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो जहाँ पर आप 5 लीटर पानी में अपने काम को निपटा सकते हैं, वहाँ पर 20 लीटर पानी का उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप वाटर का क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। जहाँ पर 1 बाल्टी से हम नहा सकते हैं, वहाँ पर 20 बाल्टी से नहा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। जब ब्रश करते हैं तो नल खोल दिए और ब्रश कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, पानी का मिस यूज हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। तो जल को भी संरक्षित कर सकते हैं। वर्षा का पानी है, जल जो वर्षा हुई, वर्षा का पानी ऐसे बहकर चला गया, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, वर्षा जल का संग्रह कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, खाना खाने के लिए बैठे, खाना खाए, आधा खाना खाए, ज़्यादा खाना फेंक दिए, तो वो फूड को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए घर से थोड़ी दूर भी जाना है तो बाइक से जा रहे हैं, वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे हम साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वाहन का प्रयोग करेंगे तो फिर वहाँ पर क्या होगा, ईंधन का खर्चा होगा, तो आर्थिक रूप से तो हमें नुकसान होगा ही, क्योंकि उसमें तो पेट्रोल जलेगा, तो आर्थिक रूप से तो हमें घाटा है ही। और उसके साथ साथ क्या है कि हम वातावरण को अनजाने में क्या दे रहे हैं, अनजाने कहिए या जानबूझकर हम क्या दे रहे हैं, कार्बन दे रहे हैं। अगर वहाँ पर हम साइकिल को यूज में लाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही और पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से क्या है कि हम पर्यावरण के अनुकूल अपना जीवन को ढालें। हम ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो प्रकृति के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए लाभदायक हो। ऐसी जीवन शैली को अपनाना है। जैव विविधता के संरक्षण पर बल देना है। जैव विविधता का मतलब हुआ कि कोई खास जंगल है, कहीं भी है, तो जीवों में विविधता है, क्या है, जैव विविधता है। तो हर जीव को संरक्षित करना है। प्रकृति में ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य जिंदा रहेगा, मनुष्य रहेगा और सब जीव मर जाएगा तो जीवन चलेगा, ऐसा नहीं है। ये जीवन का चक्र है, हर एक जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो फूड वेब में देखेंगे। तो सबको संरक्षित करना है। और सबसे अंत में जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नीति के साथ नियत में सुधार लाना होगा। क्योंकि सरकारें नीति बनाती है, सरकारें नीति तो बना देती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे नियम बन जाते हैं लेकिन लोगों की नीयत नहीं बदलती है, लोगों का विचार नहीं बदलता, सोच नहीं बदलता है। तो हमें नीति तो है ही, नियत भी बदलना होगा। जब तक हमारी आदत नहीं सुधरेगी, जब तक हमारी सोच नहीं सुधरेगी, जब तक हमारा सोच वैज्ञानिक नहीं होगा, पर्यावरण के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे, हम एक जिम्मेदार नागरिक नहीं होंगे, तब तक पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्यावरण स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, खुशहाल रहे और आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा अगर तोहफा देना चाहते हैं, तो उसे एक सुंदर पर्यावरण दें, एक सुंदर एनवायरनमेंट दें। और इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने नियत में सुधार लाना होगा। हमारे नियत में खोट है, हम अपनी लालच के कारण बेवजह प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास इतना संसाधन है कि वो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, लेकिन इतना संसाधन नहीं है कि वो मनुष्य की लालच को पूरा कर सके। तो हम लोग लालची हो गए हैं, हम लोग को जितना आवश्यकता उससे ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं, ये हम लोग की लालच हो गई है। अभी देख लीजिए 2 महीना पहले रिपोर्ट जारी हुआ प्रदूषण का, तो उसमें क्या देखा गया है, ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन एक प्रदूषण का रिपोर्ट जारी किया है। पूरी दुनिया में 30 शहरों में 22 शहर भारत का सबसे प्रदूषित है एयर पोल्यूशन के मामले में। चीन का है सबसे पहला नंबर पर, दूसरा गाजियाबाद यूपी का है। अगर टॉप 15 शहर का लिस्ट देखें, उसमें 14 शहर भारत का ही है। ये स्थिति हम लोगों ने बना रखा है। हाँ, लॉकडाउन के कारण आंशिक रूप से सुधार हुआ है, कुछ साफ सुथरा हुआ है। जैसे 1-2 गिद्ध की प्रजाति भी देखने को मिला है इधर हिमालय के क्षेत्रों में।
तो भारत सरकार भी क्या कर रही है कि गिद्धों का पुनर्वास करने के लिए, उसका ब्रीडिंग करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठा रहे हैं, ब्रीडिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। तो सरकार के द्वारा तो हो ही रही, नीति के साथ नीति स्तर पर सरकार तो नीति बना रही है, लेकिन लोगों की नीयत में सुधार लाना होगा, लोग को नीयत बदलना होगा। और ये हम स्वतः कर सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए हमें खुद प्रतिज्ञा लेना होगा, तभी जाकर पर्यावरण सुधरेगा। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हमें स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण बनाना है, और तभी दिल को सुकून मिलेगा। दिल से एक ही नारा आना चाहिए कि जैव विविधता के संरक्षण में हमारा भी योगदान है। जब आपके दिल से यह आवाज़ आने लगेगा कि इस जैव विविधता के संरक्षण में, इस पर्यावरण के संरक्षण में हमारा भी योगदान है, तब लगेगा कि नहीं, हमने भी कुछ किया है। और जब आप करेंगे तो खुद से अंतरात्मा से यह आवाज़ आएगी कि नहीं, हमारा भी योगदान है। तो कुल मिलाकर अगर कहें, इस प्रकृति को बचाइए। अगर प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो 2100 ईस्वी आते आते वातावरण का तापमान लगभग 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। औद्योगिक क्रांति के समय जितना टेम्परेचर था उसकी तुलना में 2100 ईस्वी आते आते 3 डिग्री बढ़ जाएगा। सोचिए हम कैसी दुनिया देना चाहते हैं, कैसी दुनिया अपने पीढ़ी के लोगों को, मेरा जो फ्यूचर है, जो मेरा नेक्स्ट जनरेशन, उसको कैसा दुनिया छोड़ना चाहते हैं उनके लिए। तो आप ऐसा विरासत दीजिए जो उनके लिए अच्छा हो, तभी जाकर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो आप लोगों से अपील है कि इस प्रकृति की रक्षा कीजिए, प्रकृति की सेवा कीजिए, पेड़ लगाइए, जीव जंतुओं का संरक्षण कीजिए। कहीं भी अगर प्राकृतिक संसाधन मिले तो उसका अत्यधिक दोहन न करें, पशु पक्षी से प्रेम करें, और इस जैव विविधता को ह्रास होने से बचाएं। इस जैव विविधता के संरक्षण में हमारा भी योगदान है, ये अंतरात्मा से आवाज़ निकलना चाहिए, और इस पर आप काम करें। आप लोगों से यही अपील है। धन्यवाद। आप लोग इसे नोट कर लें, बहुत उपयोगी है आप लोगों के लिए। बहुत परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लें।